तो क्वेश्चन में कहा गया है नत समतल पर विश्राम करता है। विश्राम करता है मीन्स रुका हुआ है। तो आपको एक प्लेन बनाना है जो कि इंक्लाइंड हो, अवनत हो, और इस पर एक वस्तु को रख देना है, और इस वस्तु का जो भार है वो 1 किलो न्यूटन है। भार हमेशा अर्थ की तरफ, पृथ्वी की तरफ काम करेगा, नीचे की ओर, जो 36 से 30 डिग्री पर अवनत है। ये जो रफ प्लेन है, ये देखिए नत समतल पर है, ये जो प्लेन है ये 30 डिग्री बनाता है, जो कि 36 से 30 डिग्री पर अवनत है। भार तथा तल के मध्य घर्षण गुणांक, ये भार है और ये तल है, दोनों के बीच घर्षण गुणांक दिया है, यानी सरफेस कैसा होगा, हमारा रफ सरफेस होगा। कूलाम का नियम रफनेस के लिए दिया गया था कि जितना भी रफ सरफेस होते हैं सब में घर्षण बल काम करता है। घर्षण बल निकालने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि F इक्वल टू म्यू इंटू आर होता है। F को बोलते हैं घर्षण बल, म्यू को बोलते हैं घर्षण गुणांक, यानी म्यू की वैल्यू घर्षण गुणांक के रूप में है। आर क्या होता है, इसका अवलंब प्रतिक्रिया होती है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। नॉर्मल रिएक्शन न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हमेशा सतह के लंबवत परपेंडिकुलर काम करता है। ये सरफेस है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर काम करेगा, यानी आप कहोगे रिएक्शन यहाँ पे काम करेगा। सतह के पर, ये सतह है, सतह के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर काम करता है। म्यू का मान दिया हुआ है, वह बल ज्ञात करें जिसे 36 से लगाने पर तल ऊपर की ओर चलने में बाध्य हो। आपको जो बल लगाना है वो नीचे से लगाना है, ऐसे। आप जब बल ऊपर की तरफ लगाएंगे तो वस्तु किधर जाएगी, ऊपर की तरफ। देखिए तल ऊपर की ओर चलने में बाध्य हो, वस्तु को जाना कहाँ है, ऊपर की ओर जाना है, इसका मतलब गति ऊपर की तरफ हो रही है। जब आप नीचे से धक्का दोगे तो वस्तु कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो कूलाम के नियम के अनुसार यदि हम इसमें धक्का देंगे, गति कराएंगे, तो उस पर घर्षण बल काम करेगा। घर्षण बल किधर काम करेगा, जिधर वस्तु में गति होगी उसके विपरीत। गति ऊपर की तरफ हो रही है तो घर्षण बल नीचे की तरफ काम करेगा। घर्षण बल होता कितना है, म्यू इंटू आर होता है। आपने कहा है कूलाम के नियम के अनुसार F इक्वल टू म्यू इंटू आर होता है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वह बल ज्ञात करें, बल मतलब P की वैल्यू जो आपने माना हुआ है, ये P की वैल्यू आपको निकालना है, जिसे 36 से लगाने पर भार तल के समांतर, जिसे 36 से लगाने पर भार तल के ऊपर की ओर चलने में बाध्य हो, तल से ऊपर की ओर जाए। तो आपको P की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हम इसको वियोजित करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। कैसे, ये 1 किलो न्यूटन है, ये एंगल 30 है, तो ये भी आपका 30 डिग्री का होगा। अब इस 1 किलो न्यूटन को रिजॉल्व करते हैं दो भागों में। एरो दे सकते हो, वो नीचे की ओर है तो यहाँ पे एरो हो जाएगा 1 cos 30। जिधर से एंगल बनता है रिजॉल्व करते हैं, वियोजित करते हैं, उधर क्या लेते हैं, कॉस, और इसके परपेंडिकुलर साइन लेते हैं। तो यहाँ पे एक आएगा जिसका एरो बाहर की तरफ, एरो बाहर की तरफ है तो जाएगा 1 sin 30। हमने क्या किया, इस 1 किलो न्यूटन को दो भागों में वियोजित कर लिया, एक कॉस के रूप में, एक साइन के रूप में। कॉस के रूप में उधर वियोजित करते हैं जिधर से एंगल बनता है, तो कॉस हो गया, और उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग संतुलन का नियम लगाएंगे। अभी तक ये एफबीडी बनाने के लिए इसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, एक ऐसा डायग्राम जो किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों को एक रेखा के रूप में, एक लाइन के रूप में प्रदर्शित करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, उसे फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। इस एफबीडी को बनाने के लिए, फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने के लिए आपको दो नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। कौन कौन सी जानकारी था, एक तो कूलाम का नियम F इक्वल टू म्यू इंटू आर, दूसरा न्यूटन का नियम कि हमेशा जब भी आप क्रिया करोगे उसके बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल होगी। दो नियमों की जानकारी होना हमें आवश्यक है। कौन कौन सा, कूलाम के घर्षण का नियम, कूलाम लॉ ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कूलाम का नियम क्या था कि जिधर आप गति करते हो या वस्तु गति करती है उसके विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में घर्षण बल काम करता है। जैसे म्यू आर का एरो देखो, जिधर गति हो रही है उसके विपरीत है, उल्टा है दोनों। तो ये कूलाम का नियम है।
न्यूटन का नियम क्या होता है कि जितना भी आप क्रिया करते हो, एक्शन करते हो, उसके बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया बल होती है। तो यहाँ पे एक्शन कितने का है, 1 cos 30 का, तो रिएक्शन भी आपका आर का हो गया, तो ये आर की वैल्यू 1 cos 30 के बराबर होगी। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे संतुलन का नियम। संतुलन के नियम के लिए क्या कहा गया है कि यदि कोई वस्तु संतुलन में है, संतुलन का मतलब होता है अपनी अवस्था को मेंटेन किए हुए है। जैसे हम रुके हुए हैं तो बस रुके हुए हैं, चल नहीं रहा है तो हम संतुलन में है, या हम गति कर रहे हैं तो एक समान स्पीड से गति करेंगे तो हम कहेंगे हम संतुलन में है। तो संतुलन का मतलब जब हम अपनी अवस्था को, अवस्था में स्टैटिक या डायनामिक, स्थैतिक अवस्था या गतिक अवस्था, जब हम अपनी अवस्था को मेंटेन किए हुए हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम संतुलन में हैं। तो संतुलन में होने के लिए दो नियमों का पालन होना आवश्यक होता है, पहला बलों का नियम और दूसरा होता है आघूर्णों का नियम। बलों का नियम क्या है कि समेशन ऑफ x इक्वल टू 0, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0, और आघूर्णों का नियम क्या है, समेशन ऑफ m इक्वल टू 0। बलों के नियम में क्या कहा गया है कि x दिशा में लगने वाले सही बलों का बीजगणितीय योग शून्य होगा और y दिशा में लगने वाले सही बलों का बीजगणितीय योग शून्य होगा, समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ y इक्वल टू 0। आघूर्णों के नियम में क्या है कि मोमेंट किसी भी बिंदु के पड़ता जो आघूर्ण होगा, मोमेंट की वैल्यू होगी वो 0 होगी, उसका सम 0 होगा। समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 कर देते, देखो y में आपका r ऊपर की तरफ है और 1 cos 30 नीचे की तरफ है, तो r की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 cos 30 यानी cos 30। cos 30 की वैल्यू आप जानते हो √3/2 होता है, या कहते हैं इसको 0.866 √3/2। चलो ये हमने निकाल लिया आर की वैल्यू, इतना न्यूटन। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन भी एक प्रकार का बल है, तो इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन हो गया। दूसरा हम लोग सॉल्व करेंगे, समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 करेंगे। समेशन ऑफ x के लिए देखो एरो देखिए, p का एरो देखो प्लस x में है, म्यू r और 1 sin 30 दोनों का एरो एक ही है, तो p इक्वल टू, p का एरो बराबर म्यू r प्लस 1 sin 30 या sin 30। तो इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू म्यू, म्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, घर्षक गुणांक बोलते हैं। घर्षक गुणांक का मान देखो दिया हुआ है, घर्षक गुणांक ये सरफेस के रफनेस पर निर्भर करता है। जितना ही ज्यादा घर्षक गुणांक होगा, म्यू की वैल्यू जितना ही ज्यादा होगी, उतना ही चलने में आपको समस्या आएगी। जैसे आप बालू पे चलिए और आप मिट्टी पे चलिए, आप जानोगे कि बालू पे चलने पे हमें ज्यादा समस्या होती है। क्यों समस्या होती है, क्योंकि वहां पर घर्षण बल का मान, फ्रिक्शन का मान ज्यादा होता है। और जब आप चिकनी मिट्टी पे चलते हैं, या आप कीचड़ में चलिए या आप बर्फ पे चलिए, तो वहां पे आप सड़क जाते हो, क्योंकि वहां पे घर्षण बल का मान बहुत कम होता है। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू दिया हुआ है 0.4, तो ये 0.4 इंटू आर, आर की वैल्यू है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2। ये p की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेटर को ऑपरेट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा इतना न्यूटन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये होता है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन में बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, बस नियमों के बारे में पढ़ना है और उस नियम से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया है एक आनत तल, आनत मतलब होता है इंक्लाइंड प्लेन, अवनत तल या आनत तल, एक सर थोड़ा नीचे से लिखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन में है एक आनत तल, आनत कहिए या अवनत कहिए, इंक्लाइंड प्लेन, जो जो कि क्षैतिज से, हॉरिजॉन्टल से, क्षैतिज से 30 डिग्री पर अवनत है, अवनत है, पर
एक 800 न्यूटन की पर एक 800 न्यूटन की मात्रा साम्यावस्था में साम्यावस्था में है यदि घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, घर्षण गुणांक 0.25 हो तो वह कम से कम, वह कम से कम क्षैतिज बल, हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्षैतिज बल ज्ञात करें जो उसे साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में रख सके। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा गया है एक आनत तल पर, फिगर बनाने यदि आपको आ गया तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एक आनत तल, इंक्लाइंड प्लेन, जो कि 36 से 30 डिग्री पर अवनत है। आपको एक इंक्लाइंड प्लेन बनाना है जो कि 36 से, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड हो, पर एक 800 न्यूटन की मात्रा साम्य अवस्था में है। इसमें एक वस्तु रख देना है जिसका भार 800 न्यूटन है, ये साम्य अवस्था में है। यदि घर्षण गुणांक होगा तो सरफेस कैसा होगा? रफ सरफेस होगा। ये कूलाम के नियम के अनुसार घर्षण गुणांक म्यू की वैल्यू दिया है कितना? 0.25 हो तो वह कम से कम क्षैतिज बल, क्षैतिज बल देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लगाएंगे, क्षैतिज बल इस तरीके से लग गया, ये क्षैतिज तल था तो क्षैतिज बल हो गया P। क्षैतिज बल ज्ञात करें, P की मान आपको निकालना है जो उसे साम्य अवस्था में रख सके। इतना ही लिखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। ये सब कुछ कीजिए, आपका एंगल 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है, 30 डिग्री हो गया। तो इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे 800 को दो भागों में, कॉस और साइन के रूप में, तो हो जाएगा 800 कॉस 30। इधर रिजॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 800 साइन 30। हमने क्या किया? हमने इस 800 न्यूटन के बल को दो भागों में वियोजित कर दिया, साइन और कॉस के रूप में। अब क्या करेंगे? अब आप देखो, यदि P बल आप इधर लगाते हो तो वस्तु किधर जाएगी? ऊपर की तरफ। इसका मतलब गति ऊपर की तरफ हो रही है। गति गति ऊपर की तरफ होगी तो घर्षण बल किधर काम करेगा? कूलाम के नियम के अनुसार घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में काम करता है, तो यहाँ पे म्यू आर हो जाएगा। यहाँ देखो न्यूटन का नियम हो जाएगा, यहाँ प्रतिक्रिया आर हो जाएगी, यहाँ पे घर्षण बल कितना हो जाएगा? म्यू आर हो जाएगा। घर्षण बल म्यू आर होगा, क्योंकि गति ऊपर होगा तो बस घर्षण बल किधर काम करेगा? नीचे की तरफ काम करेगा। अब इस P को भी रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करते हैं देखिए, एंगल निकालेंगे। ये P है, P और डब इस 800 के बीच एंगल कितने का है? 90 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितने का बचा? ये हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, अब इस P को रिजॉल्व करेंगे दो भागों में तो क्या हो जाएगा? पहला जिधर से एंगल लेते हैं उधर क्या लेते हैं? कॉस। इधर हो जाएगा P cos 60 और इधर हो जाएगा आपका P sin 60। हमने क्या किया है? बस रिजॉल्व किया है, वियोजित किया है। रिजॉल्व करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल रहा है। इस फिगर को बनाने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी और इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस फिगर को बनाने में यहाँ पे संतुलन के नियम के अनुसार क्या कहा गया है कि यदि कोई वस्तु संतुलन में होगी
तो y दिशा में ठीक। लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग 0 हो जाएगा। समेशन ऑफ y इक्वल टू 0। अब y में देखिए r ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ ये दो बल हैं, तो हो जाएगा r इक्वल टू 800 cos 30 प्लस p cos 60। ये r की जो, इसको आप सॉल्व करोगे 800 cos 30 की वैल्यू 1/2 होती, √3/2 होती है, तो हो जाएगा हमारा 400 √3 प्लस p/2। चलो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, r की वैल्यू p के टर्म में एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम दूसरा अप्लाई करते हैं संतुलन का नियम। संतुलन का नियम क्या है? समेशन ऑफ x इक्वल टू 0। अब x दिशा में देखो कौन बल लग रहा है, ये p sin 60 ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ क्या है 800 sin 30 और म्यू r। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा p sin 60 इक्वल टू 800 sin 30 प्लस म्यू r। ये हमने लगा दिया संतुलन का नियम। संतुलन के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु साम्य अवस्था में है तो समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 होगा और समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 होगा, तो हमने लगा दिया। अब ये हो जाएगा p sin 60, p sin 60 इक्वल टू sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये हो जाएगा 400 प्लस म्यू। म्यू की वैल्यू देखो दिया है, कितना दिया है 0.25, और r की वैल्यू देखो p के टर्म में आई है 400 √3 प्लस p/2। अब करना क्या है, देखो सिर्फ इसमें p नहीं पता है, बाकी सबकी वैल्यू हमें पता है। p की वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेटर की सहायता से आप p की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कम से कम 36 बल में हॉरिजॉन्टल फोर्स P की वैल्यू निकालनी है जो उसे साम्य अवस्था में रख सके, तो P की वैल्यू हमने निकाल लिया।